तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 30 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आज एक भाई ने एग्जाम सेंटर से ही क्वेश्चंस लिख करके भेज दिए पेज पर, तो उन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 पर जरूर से जरूर सेंड किया कीजिए। इन भाई के 82 नंबर आए हैं और इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास भेजे हैं, तो इनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और जो एमपी पुलिस के लिए हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 9 जुलाई से, वो भी सही समय पर आप तक पहुँच सके। आइए शुरुआत करते हैं, बात करेंगे सोशल साइंस से। सोशल साइंस का पहला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है? कितनी बार आपको बता रखा है, ये 4-5 बार रिपीट हो चुका है। हमने बार बार आपको बताया आर्टिकल 343 ये बताता है कि भाई भारत की राजभाषा क्या होगी, नंबर कौन कौन से यूज किए जाएंगे, क्या लिपि होगी। तो लिपि, भाषा और नंबर, इन तीनों की जानकारी कौन देता है? आर्टिकल 343 देता है। और आज आर्टिकल 343 आपसे पूछा गया है। चलिए एक बार फिर से आपको डिटेल में समझा देते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 जो है वो संघ की राजभाषा से संबंधित है। क्या क्या विशेषता है देखिए। तो राजभाषा और लिपि बताता है, इसके अनुसार संघ यानी कि केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंक की बात करते हैं तो शासकीय कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप, यानी कि ये 1 2 3 वाला है ना, 1 2 3 वाला जो है ये अंक यूज किए जाएंगे। भाषा के रूप में हिंदी यूज करेंगे, लिपि के रूप में देवनागरी का प्रयोग करेंगे। अच्छा, क्या कोई हमको बता सकता है? देखते हैं हिंदी किसको किसको आती है अच्छे से। ये बताइए, देवनागरी लिपि किस साइड की ओर लिखी जाती है, बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखते हैं एमपीएसआई की तैयारी कौन कर रहा है। जब हमने एमपीएसआई की तैयारी करवाई थी तो आपको हिंदी का एक एक पॉइंट बता दिया था। तैयारी शुरू करेंगे एमपीएसआई की भी। सुनाई में आ रहा है भैया कि लगभग 1500 के आसपास एमपीएसआई और 10,000 प्लस वैकेंसी एमपी पुलिस कांस्टेबल की आने वाली हैं। 9 जुलाई से क्लास अपन जो है डिटेल में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स एकदम छाए हुए हैं। लगातार प्रश्न अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स से एकदम छप रहे हैं। जिस भाई के 82 नंबर आए हैं उन्होंने भी बहुत सारी बातें इस सुपर सिलेक्शन नोट्स के बारे में कही हैं कि सर बहुत कम टाइम में हमने ये सुपर सिलेक्शन नोट्स कंप्लीट किए और आज हमारे 82 नंबर आए और बहुत खुश हो रहे थे वो। ठीक है ना। तो अगर आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है, 1 से 2 दिन का समय आपके पास में बचा है, तो आप जरूर से जरूर ये सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के जाइए, जिससे कि आपके नंबर कम से कम 15 से 20 नंबर जरूर इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे प्राप्त करेंगे ये नोट्स? तो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है। डायरेक्ट ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, इसी पर आपको 149 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। उसकी लिंक आपको दे देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे आप तो आगे की सारे नोट्स, सारे पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो लोग मध्य प्रदेश पुलिस या फिर एमपीएसआई का एग्जाम देने वाले हैं, पंचायत सचिव का एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों को बता दें कि आपके एग्जाम जो है, जो आपका एग्जाम आने वाला है वो सामान्य अर्हता परीक्षा से होगा। स्पेशली एमपी पुलिस और एमपीएसआई का एग्जाम तो हो सकता है अलग से भी हो या फिर हो सकता है सामान्य अर्हता से हो, लेकिन जो भी हो उसके लिए हम कंप्लीट नोट्स आपको दे रहे हैं। और ये नोट्स इस तरह के रहेंगे, चाहे सामान्य अर्हता से हो जाए चाहे पुलिस हेडक्वार्टर करवाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सारे सब्जेक्ट आपको यहां पर मिल जाने वाले हैं। ठीक है ना। तो कॉम्बो पैक आपको हम देने वाले हैं मात्र 199 रुपए में। क्या क्या मिलेगा वो देख लो। एमपीजी के हिंदी, रीजनिंग, साइंस, डीआई, करंट अफेयर, जीके, जीएस, कंप्यूटर, मैथ, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र 199 में। कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आप ले सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? वही प्रक्रिया है, क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, 199 का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आप सेंड कर देंगे। तुरंत आपको जो है नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे दी जाएगी। इस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। और एमपी पुलिस में इस बार अगर आपको ज्वाइनिंग लेनी है, एमपी पुलिस में, एमपीएसआई में एक वर्दी लगानी है अपने शरीर पे, तो इस बार आपको ये नोट्स कंप्लीट करके ही जाने होंगे, क्योंकि इसमें आपको सिलेक्टेड मटेरियल ही प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए, कांग्रेस से हमने आपको कहा था भाई कांग्रेस से प्रश्न इस तरह का जरूर बन के आएगा कि कब से कब तक, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद की बात की गई ना, तो कब से कब तक कांग्रेस में जो है उग्रवादी विचारधारा शुरुआत हुई थी, कब से कब तक वो लोग शांति प्रिय थे। ठीक है ना। हमने कहा था ये टाइमिंग आपसे पूछी जा सकती है, तो आज ये प्रश्न पूछ दिया है, कांग्रेस में उग्रवादी सोच की शुरुआत कब से हुई थी? तो भाई 1905 में। इसको हमने आपको बहुत अच्छे समझाया था। 1885 से लेकर के 1905 तक जो कांग्रेस थी ना, वो अनुनय विनय की नीति पर कार्य करती थी। यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अरे हमको आज़ादी दे दो,
है ना। इसको नरमपंथी काल भी कहा जाता है, ठीक है, कि हमको आज़ादी दे दो, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। काफ़ी टाइम तक इन लोगों ने क्या है रिक्वेस्ट वगैरह की, लेकिन 1905 में क्या हुआ, 1905 में अंग्रेजों ने देखा कि ये लोग तो रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं, इनका कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, एक काम करते हैं बंगाल का विभाजन कर देते हैं। भैया 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, तब इनकी आंखें खुली कि ये क्या हो गया भैया, हम तो अनुनय विनय कर रहे थे, इन्होंने तो पूरे बंगाल का विभाजन कर दिया, ऐसे तो पूरे भारत का विभाजन कर देंगे। फिर वहां से जो है उग्रवादी विचारधारा यहाँ से निकली और फिर कांग्रेस में जो है क्रांतिकारी और नरम दल गरम दल ये सारे दल वगैरह बनने लगे और 1905 से कांग्रेस की दिशा और दशा दोनों बदल गई थी। तो चलिए पूरा डिटेल में आपको बता देते हैं कि क्या सिस्टम हुआ था। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से 1905 तक के कार्यक्रम क्या कहते हैं, उदारवादी चरण कहते हैं मेरे भाई। इसमें रिक्वेस्ट चल रही थी, रिक्वेस्ट कर रहे थे अंग्रेजों से, नरमपंथी काल भी इसको कहा जाता है। इस समय के दौरान कांग्रेस पर दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे नेताओं का प्रभाव था। उनकी कार्यशैली से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें देख लीजिए। ये लोग क्या करते थे, इनके मांग करने का क्या तरीका था, तो ये नेता अंग्रेज से सीधे टकराव की बजाय प्रार्थना पत्र, याचिका, विरोध प्रदर्शन इस नीति में विश्वास रखते थे। उद्देश्य क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निकालना नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन के भीतर रहकर प्रशासनिक और संवैधानिक सुधारों की मांग। तो ये लोग ये चाहते थे कि अंग्रेज बाहर नहीं जाएं, बस अंग्रेज तो भारत में रहें लेकिन हमारे भारत में जो प्रशासनिक सुविधा है वो भारतीयों को दे दें। तो ऐसा कहीं होता है क्या, मतलब कि ये लोग पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, अंग्रेजों को यहीं रखना चाहते थे। कब तक, 1905 तक। 1905 के बाद में लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल का टाइम आया। फिर उन्होंने कहा नहीं, पूरा का पूरा हमको भारत चाहिए, पूरी स्वतंत्रता चाहिए, सारे डिसीजन हम लेंगे, अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो वहां से उग्रवादी चरण भारत में शुरू हो गया था कांग्रेस का, ठीक है। समझ में आ गया ना, समझ में आना चाहिए आपके, जिससे कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर किसी भी एग्जाम में आ जाए, चाहे रेलवे में, चाहे एसएससी में, कहीं पर भी आ जाए, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग हमसे कह रहे हैं सर एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, तैयारी शुरू करवा दीजिए अपने इसी चैनल पर। अभी तक हमने कभी एसएससी वगैरह को पढ़ाया नहीं है, मतलब वैसे तो पढ़ाया है, कोचिंग में जाकर के पढ़ाया है ना, इंदौर की काफ़ी कोचिंग हमने एसएससी की जीके जीएस की क्लासेस ली हैं, लेकिन अपने चैनल पर कभी नहीं पढ़ाया। अपने चैनल पर एमपी के ही एग्जाम्स को हम टारगेट करते हैं। लेकिन अब देखते हैं, आप लोग भी कमेंट कीजिए, अगर किसी को एसएससी की क्लास लगता है कि सर्कुलर सर को चालू करना चाहिए तो हम चालू कर देंगे, है ना, एसएससी जीडी के लिए भी क्लासेस चालू कर देंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। चलो अब हम बात कर लेते हैं आरबीआई। देखो आरबीआई से प्रश्न आ गया, हमने आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया था, इसकी हमने स्क्रीन वो क्या कहते हैं पीडीएफ नोट्स भी आपको इकोनॉमिक्स की दे रखी है 150 प्रश्नों की। आरबीआई बैंकों को धन किस रेट पर देता है, हमने आपको बताया था। देखो भाई ये हो गया कौन, मान लीजिए एसबीआई हो गई, एसबीआई, ये हो गया आरबीआई। अब एसबीआई के पास में पैसा नहीं है, एसबीआई को पैसा चाहिए आरबीआई से। एसबीआई जाएगा आरबीआई के पास में, कहेगा पापा थोड़ा सा पैसा दे दो, पैसे की कमी है हमारे पास में। पापा कहेंगे क्या पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, ऐसे नहीं मिलेगा। तो कहेंगे हम तुमको धन तो देंगे, यानी कि पैसा तो तुमको देंगे, लेकिन तुमको हम कर्ज के रूप में देंगे, यानी कि अगर तुम हमसे पैसा ले जा रहे हो तो तुमसे एक ब्याज दर लेंगे, ठीक है, ब्याज दर लेंगे। तो कम समय के लिए जब आरबीआई जो है पैसा एसबीआई या फिर किसी अन्य कॉमर्शियल बैंक को देती है तो वो जिस रेट पर देती है ना उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। आगे समझ में, जिस रेट पर ये देगी आरबीआई, जिस रेट पर पैसा अन्य बैंकों को देगी कम समय के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, उसको रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था। और जब एसबीआई के पास में एक्स्ट्रा पैसा हो जाता, ज्यादा पैसा हो जाता, अब वो कहे यार ज्यादा पैसा हो गया, क्या करें, कुछ इससे इनकम कमा लिया जाए, तो ये क्या करेगा, ये ले जाकर के आरबीआई के पास में दे देगा। कहेगा आरबीआई कहेगा पापा मेरे पास में पैसा ज्यादा हो गया है, आप एक काम करो, आप मेरा पैसा रख लो और कुछ हमको ब्याज दे दो। आरबीआई कहेगा अच्छा बड़े चालाक बन रहे हो, तो ब्याज तो तुमको हम देंगे, लेकिन जो हम तुमसे ले रहे थे ना उस पर 1% कम ब्याज देंगे। अगर यहां पर जो रेपो रेट है, अगर वो रेपो रेट 4% होगी तो जो रिवर्स रेपो रेट है, इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जब एसबीआई के पास में ज्यादा पैसा हो गया और वो आरबीआई के पास में रखने जा रहा है तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो अगर ये 4% है तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा 3% रहेगी, 1% कम पर लेंगे। एसबीआई कहता है कोई बात नहीं भैया, अपने पास तो रखा वैसे रखा है, आरबीआई को दे देंगे तो कुछ ब्याज वाज मिल जाएगा। तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा पैसा उठा करके आरबीआई को देता है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई को दे रहे हैं उसको ट्रिपल आर कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और जो आरबीआई एसबीआई को पैसा दे रहा है उसको हम जो है रेपो रेट कहते हैं। समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना। अरे चिंता मत करो तुम, इकोनॉमिक्स तो भाई अपने बाएं हाथ का खेल है, पूरा समझा देंगे इकोनॉमिक्स और बैंकिंग, है ना। पुलिस के एग्जाम में धुआं मचाएंगे अपन, ठीक है। देखो तो रेपो रेट वह निश्चित ब्याज दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों से छोटी अवधि के लिए धन उधार देता है उन लोगों को, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई से जुड़े कुछ अन्य तथ्य देख लीजिए, जैसे कि वर्तमान में बात करें तो मौद्रिक नीति समिति की नवीनतम घोषणा के अनुसार वर्तमान में रेपो रेट 5.25 है। अब रिवर्स रेपो रेट जो है वो इससे 1 या 2% कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है।
अब क्या होता है ये सुरक्षा, यह लोन बैंक आरबीआई के पास में अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रख करके प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि फ्री में दे देंगे कि ले जाओ बेटा, नहीं, कुछ ना कुछ कोलेटरल तुमको रखना पड़ेगा। तो जो छोटी छोटी बैंकें होती है ना, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, तो ये अपनी कुछ कोलेटरल जैसे कि सरकारी प्रतिभूतियां हो गई, इनको आरबीआई के पास में जो है गिरवी रखते हैं, फिर आरबीआई इनको धन देता है कुछ ब्याज दर पर, ठीक है, फिर बाद में ये जो है धन को चुका देते हैं, ब्याज दर वगैरह चुका देते हैं। इस हिसाब से पूरा सिस्टम चलता है। रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो यह वह दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से धन जमा करने पर उन्हें ब्याज देता है। यानी वाणिज्यिक बैंक जब अपना धन आरबीआई के पास में जमा कर देते हैं तो हम उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। वर्तमान में 3.35 है रिवर्स रेपो रेट, कितना कम कर दिया है। अगर बैंकें लेंगी तो 5.25 लेगा आरबीआई, और अगर बैंक अपना पैसा दे रही है तो 3.35 पे लेगा। ये तो गलत है ना, मतलब बैंकों के पापा ये गलत कर रहे हैं, है ना, इतना कम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन को तो नंबर खींचने से मतलब है। 256 आर्टिकल पूछा गया है, देखिए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 256 केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों और राज्यों के दायित्वों से संबंधित है। यानी केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध रहेंगे, दोनों के क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या इनके अधिकार हैं, उनके बारे में आर्टिकल 256 बताता है। भाई पंखा चालू कर लें क्योंकि भयंकर गर्मी चल रही है इस टाइम पे, है ना, पता चला तबीयत ही खराब हो गई। भाई हमको अभी आगे क्लास भी तो लेनी है एमपीएसआई की, एमपी पुलिस की, है ना, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अनुसार प्रत्येक राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करना होता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून केंद्र के कानूनों पर पालन सुनिश्चित हो सके। कुल मिलाकर के आर्टिकल 256 ये कहता है भाई केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं उसके अंदर ही रह करके तुमको अपने राज्यों के कानून बनाने हैं। ऐसा मत कर देना कि केंद्र सरकार कुछ और कह रही है, तुम कुछ और कह रहे हो, फिर दोनों का टकराव होगा, फिर आर्टिकल 100 मतलब अनुच्छेद 108 के तहत फिर पता चल रहा है कि वहाँ पर जो है बैठक बुलाई जा रही है या फिर संसद में फालतू में जो है बात का बतंगड़ बन रहा है। तो आर्टिकल 256 में यही कहा गया कि जब तुम कानून बनाओगे तो केंद्र सरकार के कानून को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ें, चलिए। अब देखिए 257 भी आज आपसे पूछ रखा है। तो आर्टिकल 257 का संबंध किससे है, ये सारे आर्टिकल्स हमने करा रखे हैं आपको जोड़ी वाले में। 2 प्रकार के वीडियो दिए हैं, 2 प्रकार की पीडीएफ हमने आपको आर्टिकल वाली दी है। एक तो जिसमें हमने सीधे 150 आर्टिकल करवा रखे हैं वन लाइनर में, एक हमने आपको आर्टिकल की अलग से पीडीएफ दी थी जिसमें हमने जोड़ी मिलाने वाली लिस्ट 1 में आर्टिकल दिए रहते हैं, लिस्ट 2 में आर्टिकल की कार्य दिए रहते हैं। ये वाली पीडीएफ भी आपको दी है। इसमें हमने 50 प्रश्न दिए थे, 25 हमने खुद सॉल्व करवाए थे, 25 आपको होमवर्क के लिए दिए थे। हमने ये भी कहा था कि भाई जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनके पास में तो तुरंत पहुंच जाएगा और 24 घंटे बाद हम टेलीग्राम में डाल देंगे। तो इसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम में भी डाल दी है, ठीक है ना। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम है, सर्च कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलो 257 पूछ रखा है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 257 कुछ विशेष मामलों में राज्यों पर संघ के नियंत्रण से संबंधित है। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की कार्यपालिका केंद्र के कामकाज में बाधा नहीं डालेगी। तो पूरा आर्टिकल 256 257 जो है ना वो इस बात से संबंधित है कि भाई अगर केंद्र सरकार कोई काम कर रही है तो उसमें राज्य सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी अगर केंद्र सरकार कानून बना रही है और राज्य पर कोई उसका मतलब मेजर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो राज्य उसमें बाधा प्रदान नहीं करेगा, ऐसा 257 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हिस्ट्री से है। 1931 में हुए समझौते के बाद गांधी जी ने क्या निर्णय लिया। तो यहां पर गांधी जी ने निर्णय लिया था 1931 के बाद में कि चलो अब गोलमेज सम्मेलन में अपन चलते हैं। देखिए 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। अभी तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था गांधी जी ने, बोले थे कि भैया हम गोलमेज सम्मेलन में बिल्कुल नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं। ठीक है ना, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वाला केस यहीं पर आया था जब गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, वो जब पंजाब में गए थे तो वो यही पूरा सिस्टम चल रहा था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था आप लोगों के बीच में ना, सॉरी ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था तो इसमें आप जो है ये भी डिमांड कर सकते थे कि भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन आपने ये डिमांड नहीं की। ठीक है ना, तो इसका अलग अलग बहुत सारी बातें हुई, इस पर अपन को पढ़ना नहीं फालतू में नाटक होगा, है ना। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन गांधी जी ने ये डिमांड नहीं की थी तो बाद में उनको काले झंडे दिखाए गए थे। ठीक है ना, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। वहां पहुंचे तो भाई उनकी कोई मतलब वही नहीं हुआ, मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया गया। फिर लौट करके आया, फिर उन्होंने दोबारा गोलमेज मतलब दोबारा सविनय अवज्ञा चालू किया, लेकिन तब तक सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत कमजोर पड़ चुका था और बाद में ये पता चला कि सविनय अवज्ञा का कोई भी मतलब नहीं निकला। ठीक है ना, तो सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, है ना, ज्यादा भावनाओं में फंस करके डिसीजन नहीं लेना चाहिए। चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था भारत की तरफ से, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह बात भी आपको ध्यान रखनी, कई बार पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर डैम से प्रश्न आया है, ताजा उदाहरण आपको देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। बांध बनने का विरोध स्थानीय लोगों के द्वारा क्यों किया जाता है बताइए। तो देखो अभी ये केस चल रहा है भरत तिवारी वाला, है ना, बंद कर दे पंखा,
इसको समझाने में थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया आपकी जिससे, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि भरत तिवारी वाला एक केस चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि नदी पर डैम बन रहा था, ठीक है, नदी थी, नदी पर डैम बन रहा था। डैम बनने से क्या होता है कि भाई अगर यहाँ पर आप नदी को रोकोगे तो जो पानी यहाँ से यहाँ तक बह रहा था, अब वो पानी पूरा का पूरा यहाँ पूरा एरिया घेरेगा, है ना। तो यहाँ पर जो गाँव है वो क्या होते हैं, डूब के क्षेत्र में आ जाते हैं, मतलब डूबने के कगार पर आ जाते हैं, घरों में पानी घुसने लगता है। तो इसी बात का विरोध कर रहे थे कौन, भरत तिवारी जी। विरोध भी नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे डैम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यहाँ के गांव वाले हैं ना, आपने इनको विस्थापित तो कर दिया है। मान लीजिए तुमने ये कहा कि भाई यहाँ से आप लोग निकल करके यहाँ पर चले जाइए, यहाँ पर आप लोग रहिए, लेकिन भाई इतनी सारी चीज़ें बनाने में, उनको घर बनाने में, मकान बनाने में पैसा खर्च हुआ होगा, है ना। उनको वो सुविधाएं क्या आप यहाँ पर दे पाएंगे नई जगह पर, तो आपको सुविधाएं देना चाहिए, इसी बात की वो डिमांड कर रहे थे। यहाँ पर जो खंभे लगे हुए थे, उन खंभों पर लाइट नहीं दी गई थी, ना ही रहने की कोई व्यवस्था की गई थी, ना ही कोई सड़क वगैरह की व्यवस्था की गई थी। कच्ची सड़क है, जहां पर आपने देखा भी एनकाउंटर जहां पर हुआ है, कच्ची सड़क है एकदम, बारिश में वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो इसी बात की डिमांड कर रहे थे कि आपने अगर उनको वहां से विस्थापित किया है यहाँ पर, तो सारी सुविधाएं वहां वाली आप उनको यहाँ पर दीजिए, है ना। तो फिर इसी में जो है ये एनकाउंटर वाला पूरा सिस्टम हुआ है। तो ये बातें आपको समझ में आना चाहिए, एनकाउंटर हुआ तो क्यों हुआ, और गलत हुआ सबको पता है, सब कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं भाई एनकाउंटर गलत हुआ है, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। चलिए अब हम बता देते हैं। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था कि बांध बनाने का विरोध स्थानीय लोग क्यों करते हैं। 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको चुन करके बताना था कि कौन सा सही। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। अब एप्टेक जो है ये नए लेटेस्ट पैटर्न पर आ गया है ना, कथन वगैरह दे करके आपसे पूछ रहे हैं। चलिए समझा देते हैं। बांध बनने का विरोध स्थानीय लोगों के द्वारा मुख्य रूप से विस्थापन के डर से, आजीविका के नुकसान से। भाई वहां पर वो मान लीजिए खेती थी उनकी, है ना, गाय भैंस थी, तो उसको लेकर के कहाँ जाएंगे तो उनका नुकसान होगा। पर्यावरण को पहुंचने वाली क्षति के कारण किया जाता है। स्थानीय निवासियों को अपनी पैतृक भूमि और संस्कृति को नष्ट होने की चिंता रहती है। भाई यहाँ पर उनके माता पिता दादा दादी सब लोग रहे थे, है ना, पूरा जीवन उनका बीत गया यहाँ पर, और अचानक से उठा करके तुम उनको यहाँ पर कर दे रहे हो क्योंकि तुम यहाँ पर बांध बना रहे हो, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें देख लीजिए, बड़े पैमाने पर विस्थापन, बांधों के कारण विशाल जलाशय बनते हैं जिससे सैकड़ों गांव और उपजाऊ खेत डूब के क्षेत्र में आ जाते हैं। इससे हजारों स्थानीय परिवार खास करके आदिवासी और किसानों को अपनी जमीन से बेदखल होना पड़ता है ना। उसके बाद में आजीविका का संकट आ जाता है। भाई कृषि भूमि छिन जाने से अब तुमने एक काम कर दिया, तुमने क्या किया कि यहाँ से उठा करके उन लोगों को यहाँ पर पटक दिया, ठीक है। अब यहाँ पर उनके खेत थे, वो खेत में अपनी कृषि करते थे, खाना पीना उनका यहीं से चल रहा था। अब यहाँ पर उनके पास में ना तो खेत है ना कोई आजीविका का साधन है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में उनके अंदर असंतोष फैलता है, वो विरोध करते हैं। फिर उसी बात का जो है बाद में ये सरकार के द्वारा मतलब व्यवस्था नहीं की गई थी, है ना। तो सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि वो वहां पर खेती कर रहे थे, कोई बिजनेसमैन थोड़ी थे कि वो बिजनेस वहां से उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो खेती कर रहे थे, तो ये भी उनके लिए संकट आ गया था, है ना, आजीविका का संकट आ गया। पारिस्थितिकी और पर्यावरण क्षति, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को रुकने से जलीय जीव जैसे कि मछलियां हो गई आदि का प्रवास बाधित होता है। इसके अलावा डूब क्षेत्र में आने वाले वनों की कटाई करनी पड़ती है, तो उससे क्या होता है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। चलो, प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत अच्छे से आपको समझा रखा था। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। बहुत अच्छे समझाता है कि नहीं समझाता, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, है ना, कि सर इकोनॉमिक्स पॉलिटी कैसे पढ़ाते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है कि भाई एक ऐसी बेरोजगारी जिसमें उतने ज्यादा लोग लगे हुए जिनकी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा देखने को कहां पर मिलती है, तो सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। जैसे कि ये खेत है, इसमें ये मान लीजिए कि ये आपका है 150 हेक्टेयर का खेत है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि 12 कुंटल गेहूं होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसी इतने खेत में पूरे घर के सदस्य लगे हुए हैं, 10-12 आदमी जो है वो इसी में लगे हुए हैं। तो चाहे 10-12 आदमी लगा दो, चाहे 20 आदमी लगा दो, 50 आदमी लगा दो, इस खेत में उपज तो भाई 12 कुंटल गेहूं की होगी, इससे ज्यादा तो होगी नहीं। तो ये जो एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं, ये फालतू के लगे हुए हैं, इसी को हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसमें 3 से 4 लोग भी काम करके 12 कुंटल गेहूं उपजा सकते हैं, लेकिन 10 से 12 लोग लगे हुए हैं, तो जो एक्स्ट्रा 8-10 लोग हैं वो किसी काम के नहीं है। इसको हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। समझ में आ गया क्या होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। जहां पर जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, तो वहां पर छिपी बेरोजगारी हमको देखने को मिलती है। देखिए, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी वह स्थिति है जहां आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे रहते हैं। देखने में तो ऐसा लगता है सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यदि अतिरिक्त लोगों को काम से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर 5 लोग को हटा दोगे तो वो 12 कुंटल ही होगा, उससे कम ज्यादा नहीं होगा, है ना। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और देखिए, सीमांत तो उत्पादकता जो है वो शून्य होती है। अतिरिक्त मजदूरों के काम करने या ना करने से उत्पादन में कोई वृद्धि या कमी नहीं होती है ना। उसके बाद में छिपी हुई प्रकृति होती है। यह बेरोजगारी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती क्योंकि सभी लोग काम में लगे। भाई ऐसा तो थोड़ी कह सकते हो, भाई खेती में है, खेती में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ी कहोगे यार तुम लोग काम नहीं कर रहे हो, बेरोजगार हो। कहाँ बेरोजगार हो, काम तो कर रहे हो, भले वो 12 कुंटल दे रहा है। अब तुम 5 लोगों को बाहर कर दो तब भी वो 12 कुंटल ही उपजाऊ करेगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो बेरोजगारी होती है वो छिपी हुई होती है, हमको दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और ये ग्रामीण और कृषि क्षेत्र इसका बिल्कुल उदाहरण हो जाएंगे, जैसा कि अभी हमने आपको समझा दिया है।
चले आगे बढ़े। अनुच्छेद 16A आपसे पूछा गया था। देखिए अनुच्छेद 16 1, 2, 3 तीनों करा देते हैं, तीनों महत्वपूर्ण है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों लोक नियोजन में सभी नागरिकों को अवसर की समानता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ठीक है ना। यानी सबको समान रूप से नौकरियां प्रदान की जाएंगी। अब इसमें आरक्षण वाला मामला मत ला देना कि सर आरक्षण क्यों दिया गया है, वो अलग मैटर है, कभी फिर समझा देंगे आपको, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं सर अनुच्छेद 16 तो एक मजाक है, कोई मतलब नहीं है, कहने की बातें हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। तो इसमें कहा है भाई यह अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर रोजगार में भेदभाव को रोकता है। अब 16(1) की बात करेंगे। 16(1) क्या कहता है, ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, पूछे जाएंगे। 16(1) कह रहा है राज्य के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे। 16(2) कह रहा है किसी भी नागरिक के लिए केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या फिर निवास स्थान के आधार पर सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(3) कहता है संसद को यह अधिकार है कि वह किसी विशेष राज्य, यही बात हो गई, ठीक है ना, इस वजह से आरक्षण दिया जाता है। ये संसद को यह अधिकार है कि वह किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए निवास स्थान की शर्त लागू करने के लिए कानून बना सकता है, जैसे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपकी जो एमपी की वैकेंसी निकल रही है, सुनाई में आ रहा है कि एमपी पटवारी की वैकेंसी आने वाली है। 8 जुलाई तक इसका सुनाई में आ रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा, है ना। तो इसमें बोल रखा है भाई केवल एमपी के मूल निवासियों के लिए ही यह वैकेंसी रहेगी, है ना। तो ये कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग कर दिया है, यह अनुच्छेद 16(3) कहता है कि वहाँ के स्थायी निवासियों को आप प्राथमिकता देंगे। अब ये जो है पटवारी की वैकेंसी आएगी वो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगी तो परेशान नहीं होना, सारी क्लासेस करवाएंगे हम, एकदम निश्चिंत रहना आप, ठीक है। मैनेजमेंट वगैरह सब अच्छे से पढ़ा देंगे भाई। जब हमको इकोनॉमिक्स इतना अच्छे से पढ़ाने आता है, जैसा लोग कहते हैं, भाई हम नहीं कह रहे अपने मुंह से ना, जैसा कि लोगों ने बताया सर इकोनॉमिक्स आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो इकोनॉमिक्स से ही तो रिलेटेड मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट आपको एकदम दिमाग में घुसा देंगे, निश्चिंत रहना आप, ठीक है। इंग्लैंड की क्रांति की शुरुआत किस शताब्दी में हुई थी, तो 17वीं शताब्दी के लास्ट में जो है इंग्लैंड की क्रांति की शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड की क्रांति या गौरवशाली क्रांति इसको हम कहते हैं, जिसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी 1688 ईस्वी में हुई थी। इसे बिना किसी खून खराबों का सत्ता परिवर्तन के कारण रक्तहीन क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये प्रश्न जो है वो यूरोप में राष्ट्रवाद से आया है, और यूरोप में राष्ट्रवाद के 100 प्रश्न हमने आपको दिए थे, उसी में से ये प्रश्न पूछा गया है। आप उठा करके आराम से पीडीएफ देख लेना, जिन लोगों ने पीडीएफ ली होगी वहाँ से पढ़े होंगे। भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, सारे प्रश्न वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। चलिए साइंस की ओर चलते हैं। देखिए ये भी प्रश्न रिपीट है, ये भी आपको टॉप 500 की जो पीडीएफ दी है हमने साइंस की, उसमें ये प्रश्न दिया गया है कि कम प्रकाश होने पर आंखों की कौन सी कोशिका काम करती है, तो शलाका कोशिका काम करती है कम प्रकाश होने पर। कैसे, इसका उदाहरण भी आपको हमने बताया था। जैसे कि आप कहीं बाहर से आए हैं, है ना, बाहर बहुत उजाला था, आप आए, घर के अंदर घुसे, घर के अंदर घुसने के बाद में आप एक अंधेरे कमरे में चले जाओ, तो अंधेरे कमरे में थोड़ी देर के लिए आपको आपकी आंखों के सामने ऐसा लगता है जैसे लाल नीली सब कुछ चल रहा है, लाल सा पीला हरा ऐसा चलने लगता है ना, एकदम चकाचौंध हो जाता है। तो वो क्यों होता है, तो वो जो मिनिमम टाइम लगता है ना, मुश्किल से 4 से 5 सेकंड तक ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी जो आंख होती है, आंखों की जो शलाका कोशिकाएं होती हैं, वो क्या है कि कम प्रकाश में, जब प्रकाश कम है तो इसमें वो फैलने लगती हैं ना, मतलब कि वहाँ पर सामंजस्य बिठाने लगती हैं कि अब हम अंधेरे कमरे में आ गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी आंखों को ढालना पड़ेगा। तो वो काम कौन करता है, तो ये काम कौन करती हैं, शलाका कोशिकाएं करती हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो कम प्रकाश में हमारी आंखों की शलाका कोशिकाएं काम करती हैं। ये कोशिकाएं रात या अंधेरे में देखने और केवल काले सफेद रंगों को पहचानने में मदद करती हैं। इसके विपरीत जो तेज रोशनी में रंगीन देखने का काम करती हैं वो शंकु कोशिकाएं करती हैं। तो आज आपसे कम कोशिकाओं के बारे में पूछा गया, यानी कम प्रकाश के बारे में पूछा गया है, तो कम प्रकाश के बारे में पूछा जाए तो आप शलाका कोशिकाएं बताएंगे। अगर आपसे अधिक प्रकाश के बारे में पूछा जाए तो आप शंकु कोशिकाएं यानी कि कोन सेल्स बताएंगे। शलाका कोशिकाएं मतलब रॉड सेल्स होती हैं, शंकु कोशिकाएं मतलब कोन सेल्स होती हैं। दोनों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। ओवरी से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको हम ओवुलेशन कहते हैं, है ना। इसको आपको बहुत अच्छे से समझा रखा था, फिर से समझा देते हैं, पूरी प्रक्रिया बता देते हैं, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो काफ़ी डीपली आ रहे हैं, तो अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। ओवरी, अंडाशय से परिपक्व अंडा, जो अंडाणु होते हैं, बाहर निकलने की इस प्राकृतिक प्रक्रिया को ओवुलेशन कहा जाता है, अंडोत्सर्ग कहते हैं। यह मासिक धर्म चक्र का एक प्रमुख हिस्सा है, जो आमतौर पर पीरियड्स के शुरू होने के 14 दिन पहले होता है। ओवुलेशन और प्रजनन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लीजिए। देखिए जैसे प्रक्रिया क्या होती है, तो महिला के मस्तिष्क में मौजूद पिट्यूटरी ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है, जो ओवरी में अंडे को विकसित करता है। अंडा परिपक्व होने के बाद में ओवरी की दीवार फट जाती है, अंडा बाहर निकल करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। यानी जो ओवरी में अंडा पक रहा था वो अंडा परिपक्व हो गया, अब वो कहाँ पर आ गया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में ये अंडा यहीं पर रुक जाता है। उसके बाद निषेचन होता है। निषेचन में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद यदि अंडा शुक्राणु स्पर्म से मिलता है तो वो गर्भधारण हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर मनुष्य का स्पर्म पहुंच जाता है तो फिर ये जो है फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होकर के क्या कहाँ पहुंच जाएगा, ये गर्भाशय में पहुंच जाएगा और गर्भाशय की दीवार पर जाकर के चिपक जाता है, ठीक है। समय
ओव्यूलेशन के 12 से 24 घंटे के भीतर अगर अंडा निषेचित नहीं होता है तो यह नष्ट हो जाता है और मासिक धर्म पीरियड के दौरान ये शरीर से बाहर भी निकल जाता है। तो 12 से 24 घंटे के अंदर ये अंडा बना है, इसी दौरान अगर ओव्यूलेशन के बाद में अगर निषेचन हो गया तो ठीक है, नहीं तो अंडा बाद में पीरियड्स के दौरान बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये जानकारी सबको होनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं है। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो गलत जानकारी की वजह से आप जो है समस्या में पड़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पूछी गई है, चलिए बता देते हैं क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊष्मा अभिक्रिया के दौरान वातावरण में मुक्त हो जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, 4 ऑप्शन में आप एलिमिनेट कर सकते थे। एकमात्र ऐसा ऑप्शन था जिसमें जो ऊर्जा निकल रही थी वो कहाँ पर पहुंच जा रही थी, वातावरण में मुक्त हो जा रही थी, है ना। हाइड्रोजन गैस बन रही थी, वो ऊपर निकल जा रही थी, तो वही आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, देखो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा गया, ये भी रिपीट हुआ है। ये भी आपको टॉप 500 की जो हमने टॉप 500 प्रश्नों वाली पीडीएफ दी है साइंस की, उसमें आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे। इसमें से लगभग 80% प्रश्न आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। अगला मेंडल के नियम से पूछा गया था, आनुवंशिकता के नियम से, कि मेंडल का जो नियम होता है ना, उस मेंडल के नियम में मटर के पौधे पर कौन सा रंग प्रभावी होता है। तो अगर प्रभावी की बात की जाए तो पीला रंग जो है वो प्रभावी होता है। मेंडल के आनुवंशिक नियमों के अनुसार मटर के बीज का रंग पीला ही प्रभावी था, यानी कि पीला वाला रंग जो है प्रभावी होता है। ठीक है, देखो तो प्रभावी लक्षण की बात करेंगे तो ये आपका पीला रंग हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण की बात करेंगे तो हरा रंग हो जाएगा। ठीक है, जब उन्होंने शुद्ध पीले बीज वाले पौधों का संकरण शुद्ध हरे बीज वाले पौधों से कराया तो पहली पीढ़ी यानी कि F1 की पीढ़ी जो है उसमें सभी जो पौधे थे वो कैसे हो गए, पीले बीज वाले उत्पन्न हो गए, यानी कि यहाँ पर पीला बीज जो है वो प्रभावी हो गया था। यही प्रश्न आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम एक साथ में क्या करेंगे, हिंदी इंग्लिश और मैथ, इन सबको एक साथ में देख लेंगे। ये भाई ने सारे प्रश्न जो हैं वो लिख करके भेज दिए हैं। नाम इनका है शुभम शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे थे और इन्होंने हमारे लिए कुछ लिखा है, वो भी देख लेते हैं, है ना। ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है जब कोई आपके लिए कुछ कहता है। यू आर द बेस्ट टीचर फॉर एवर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी आपको। और इन्होंने एक बात और लिख दी है यहाँ पर जो एकदम अलग ही है ना। देखिए, आपने सर मुझे पॉजिटिव कर दिया, अब बिलीव हो गया है कि एक दिन में एग्जाम जरूर निकाल लूंगा, थैंक यू अतुल सर। इन्होंने नाम भी डाल दिया, अब तुम देख सकते हो, है ना। अब ये फोटोकॉपी कोई और लगाएगा तो फंस जाएगा, है ना। तो ये खुद इन्होंने लिख दिया कि थैंक यू अतुल सर। और इनका कहना भी है कि सर हमने और किसी भी कोचिंग को जो है इंटरव्यू नहीं दिया, सीधे आपके लिए हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी आपका। इसी तरह से आप लोगों का सपोर्ट रहता है, भले ही हमारा चैनल छोटा है और हम बिना जो है ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मतलब कि बिना फेस दिखाए पढ़ा रहे हैं, वो सारी व्यवस्थाएं नहीं है हमारे पास में और इतना समय भी नहीं है कि हम व्यवस्थाएं कर पाएँ, वो है ना। लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि अपना बेस्ट दें आपको और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं। चलिए मैथ की बात कर लेते हैं। देखिए, तो मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के 1 से 3 क्वेश्चन थे, रूट्स फाइंड करने के लिए आए थे। इसकी ट्रिक हम आपको बता चुके हैं, रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। भाई माइनस 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 प्लस है तो इसका प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा। ये सब आपको बहुत अच्छे से ट्रिक के द्वारा बता चुके हैं ना, रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन आया था x² + 3x + 5, x + 3 इक्वेशन थी सर। उसके बाद में x की घात 3 5x², 2x + 6 वाली थी। इसके बाद में x³ + 5x² था। इस तरह के जो है कुछ क्वेश्चंस आज देखने को मिले हैं। ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन थे, सिलेंडर का 2 क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद में AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 3 से 4 क्वेश्चन थे, टर्म निकालनी थी। ठीक है, टर्म निकालने वाले प्रश्न आए थे। और आगे बढ़ लेते हैं, अब हिंदी की बात करते हैं। देखिए हिंदी में क्या कह रहे हैं, नेताजी के चश्मे वाले 5 से 6 क्वेश्चन, यानी कि आज आपको जो पैराग्राफ दिया गया है वो नेताजी का चश्मा वाला पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है ना। और उसके बाद नवाबी जो अंदाज है, लखनवी अंदाज जो है, लखनवी अंदाज के 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन मुहावरे के थे, राम लक्ष्मण संवाद से 2 क्वेश्चन, दोहे के 2 क्वेश्चन, माता का आंचल से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यहाँ से जो है 3 क्वेश्चन मिले हैं। लेटर फॉर्मल लेटर जो है, फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, ऐसे 3 क्वेश्चन है। फॉर्मल लेटर आपको बता रखा ना, ऐसे लेटर जब आप किसी अधिकारी को लिखते हैं और सारे नियम कायदे कानून के अंतर्गत आप लिखते हैं तब हम फॉर्मल कहते हैं। किसी मित्र को लिख रहे हो तो मित्र को कह दो और क्या हो रहा है भाई, कहाँ जा रहा है भाई, ये सब लिख सकते हो, है ना। तो ये वो जो आप लिखते हो वो इनफॉर्मल लेटर होता है। जब किसी मित्र को लिख रहे हो तो इनफॉर्मल लेटर, किसी अधिकारी को लिख रहे हो उसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। इसी से बना करके क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में 3 क्वेश्चन एरर के आए थे। ठीक है, अब देखो साइंस की बात कर लेते हैं। अब एक बार पूरा देख ही लेते हैं एक बार में ना। साइंस की इन्होंने लिखा सर, साइंस की रिडॉक्स रिएक्शन थी, कार्बन का था, प्रजनन था, विद्युत से था, जैव प्रक्रम से था, पर्यावरण में था। उसके बाद में आपने सर मेरे को ये तो बता ही दिया आपको, है ना। यूरोप की क्रांति थी, जाति धर्म से था, ये सारे क्वेश्चन आए थे। आर्टिकल 343 बाद में इन्होंने लिख करके भेजा था। और एक भाई ने भेजा, वो भी देख लेते हैं। देखिए ये रहा, देखिए
75 सही है, 15 गलत है। ओम यूनिट से प्रश्न आया था, जेनेटिक्स में डीएनए से था सर, और आर्टिकल 256 257 था, वो हमने आपको करा दिया है सर। मिरर से था सर, मैथ थोड़ी कैलकुलेटर थी लेकिन ठीक थी सर, और सर आपकी बात अलग है सर। इनका कहना सर आपकी तो बात ही अलग है, ठीक है ना। चलो भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एमपी अस्पताल सहायक वाले नोट्स ग्रुप में है, देखिए ये नोट्स ग्रुप का नाम भी आपको दिख रहा होगा ना, ये देखो, ये इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक नोट्स ग्रुप। ये नोट्स ग्रुप के मतलब कि इन्होंने हमारे नोट्स लिए हैं, इनका जो है ये पूरा सिस्टम है, ठीक है। क्या कह रहे हैं सर, साइंस में आपका कोई जवाब नहीं है। धन्यवाद मेरे भाई। सर मैं आबकारी से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, उसमें भी 81 नंबर थे, कांस्टेबल में 87 नंबर थे, लेकिन जेड की वजह से बाहर हो गए। जेड जानते हो भाई, पता नहीं कौन सी ये प्रक्रिया चालू कर दी है, जेड प्रक्रिया चालू कर दी गई नॉर्मलाइजेशन की, जिसकी वजह से एक बंदे के 87 नंबर आए, देख रहे हो, रिटर्न में 87 नंबर मायने रखते हैं, और इसको जेड प्रक्रिया के द्वारा बाहर कर दिया गया। इस पर भी हम लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई थी, लेकिन फिर वही बात है ना कि कोई साथ देता नहीं है, अकेले आवाज़ उठाकर क्या करोगे, है ना। फिर हमारे पास कोई स्क्रीन भी नहीं है कि हम स्क्रीन के सामने आकर के बोलें, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लाइव आकर के बोलें, है ना। तो वो सारी समस्याएं हैं। बाकी ऐसे ही मेहनती लोग फिर हार मान लेते हैं कि क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए सर आपकी मैराथन से ही पढ़ाया था, अब बाकी तो कल वाला है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये वो नोट्स हैं जो आपको दिए जाएंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए 2026-27 के लिए, और ये वो ग्रुप है जिसमें आपको शामिल कर लिया जाएगा। जब आप नोट्स ले लेंगे 199 वाले, तो आपको ये मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, मध्य प्रदेश सचिव, इसके ग्रुप में आपको शामिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। पटवारी की अगर वैकेंसी आती है तो मैनेजमेंट के जो नोट्स हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे, है ना। तो अभी ही ले लेना नोट्स, बाद में हो सकता है भाई महंगे हो जाएँ, है ना, तो तैयार रहना आप, ठीक है। बाकी यहाँ पर और भी लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। सर आपकी क्लास से आया था, 88 नंबर आए हैं, 88 सही है, 9 गलत है, यानी कि लगभग 83-84 के आसपास इनके भी नंबर बन रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो लोग जुड़े रहते हैं, लोग प्यार देते हैं, तो और हौसला मिलता है। तो आपका भी अगली किसी भी सेट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखना मेरे भाई, धन्यवाद।